क्लैट का हाईएस्ट वेटेड सेक्शन होता है लीगल रीजनिंग का सेक्शन। एंड अगर आपने इस सेक्शन को कवर कर लिया तो आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है दैट यू आर ऑलवेज गुड टू गो विद द रेस्ट ऑफ योर सेक्शंस, बिकॉज हाईएस्ट वेटेड सेक्शन 25% वेटेज, अगर इसी को एक बारी में क्रैक कर लिया देन यू गेट द कॉन्फिडेंस टू डील विद द अदर सेक्शंस एज वेल। सो हेलो, वेलकम बैक टू इग्नाइट्स लॉ अकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज आपको उसी सेक्शन के बारे में एक डीप डाइव देने वाली हूँ कि आपको क्या उस सेक्शन में पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एंड हाउ विल यू मूव अहेड विद दिस वन पर्टिकुलर सेक्शन। सारी चीज़ें, एक सैम्पल लीगल पैसेज भी मैं आपको दिखाऊंगी। हर एक वो चीज़ जो आपको समझनी है इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए, वो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। से स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द वीडियो। यू विल हैव अ वेरी नाइस आइडिया कि आपको लीगल रीजनिंग के लिए क्या करना है। और अगर आपने ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर ली देन देयर विल नॉट बी एनी पर्टिकुलर सिनेरियो कि आपको लीगल रीजनिंग के लिए कोई और सोल्यूशन देखने की ज़रूरत है। दिस विल बी योर वन स्टॉप सोल्यूशन। क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एवरीथिंग हियर। सो स्टे ट्यून्ड। थोड़ी सी लंबी वीडियो होने वाली है, स्ट्रैटेजी वीडियो है, बट आपको ये भी पता होना चाहिए दैट अगर आप ये वीडियो को ध्यान से देखते हो तो आपको लीगल रीजनिंग में कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। सबसे पहले एग्ज़ाम रिक्वायरमेंट समझो कि लीगल रीजनिंग में आपके कितने क्वेश्चंस आते हैं। लीगल रीजनिंग इज़ अराउंड 30 to 32 क्वेश्चंस, दैट मीन 25% ऑफ योर क्लैट वेटेज। अगर आपका 120 मार्क्स का पेपर होता है तो आपसे पूछे जाते हैं 30 से 32 क्वेश्चंस, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ बीइंग द 25% ऑफ योर पेपर। 25% का मतलब है कि अगर आपने इस सेक्शन को तरीके से कर लिया और अगर आपने एक जीके करंट अफेयर्स के सेक्शन को अच्छे से कर लिया तो देन योर 50% ऑफ द सिलेबस इज ऑलमोस्ट कंप्लीट, बिकॉज दीज टू सेक्शंस आर योर हाईएस्ट वेटेड सेक्शन। टाइम एलोकेशन 30 to 35 मिनट्स इन द एग्जाम। ये टाइम एलोकेशन आपको कंसोर्शियम ने नहीं दिया है, ये टाइम एलोकेशन मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप इस पर्टिकुलर सेक्शन में 25 से 35 मिनट्स स्पेंड करते हो और अगर आपका ये वाला सेक्शन इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में पूरा हो जाता है विद एक्यूरेसी, देन यू आर वेरी गुड टू गो फॉर द अदर सेक्शंस इन द क्लैट एग्जामिनेशन। Question style is passage 400 to 450 words passage which have 5 to 6 MCQs। अब इसमें क्या होता है, आपसे एक पैसेज दिया होता है, यहाँ पे दिया होगा आपसे प्रिंसिपल, फिर आपके दिए होंगे फैक्ट्स, देन आपके दिए हुए होंगे क्वेश्चंस, देन दिए हुए होंगे आपके 5 to 6 क्वेश्चंस जो आपको सॉल्व करने हैं। अब अगर 5 से 6 पैसेज आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप एक पैसेज में 5 मिनट्स ही लगा सकते हो। अब 5 मिनट्स का क्या मतलब है कि आपको 3 मिनट के अंदर अंदर पैसेज को पढ़ना है और 2 मिनट के अंदर अंदर आपको अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, विच इज़ 5 to 6 क्वेश्चंस, राइट। दिस इज़ समथिंग दैट यू नीड टू डू फॉर योर क्लैट एग्जामिनेशन। फोकस, अप्लाई प्रिंसिपल, फैक्ट एंड कंक्लूजन। इस पर्टिकुलर सेक्शन की सबसे बड़ी खास बात यही है कि स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि प्रिंसिपल फैक्ट्स क्या हैं। वो पढ़ के ही नहीं जाते, वो ये सोचते हैं कि हमें पेपर में ही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टाइप हमें कुछ सिनेरियो मिलने वाला है और हम आगे जाके इसको सॉल्व कर देंगे, राइट। दिस इज़ नॉट समथिंग दैट यू हैव टू डू फॉर योर लीगल रीजनिंग सेक्शन। सबसे पहले तो स्टडी मटेरियल देखो कि आप कैसे पढ़ोगे लीगल रीजनिंग सेक्शन के लिए, क्योंकि लीगल रीजनिंग का एक सेक्शन होता है जो आपको पता ही नहीं कि आपने लीगल रीजनिंग के सेक्शन में आपने 11th-12th तक कभी भी ये सेक्शन को बारे में नहीं पढ़ा है। जिनका ऑप्शनल सब्जेक्ट कभी लीगल स्टडीज़ रहा है दे माइट अंडरस्टैंड कि लीगल रीजनिंग का सेक्शन क्या होता है, बट मेजॉरिटी ऑफ द 90% ऑफ द स्टूडेंट्स की 11th-12th में लीगल स्टडीज़ नहीं होता है एंड दे डोंट नो हाउ टू deal with the legal reasoning, and that is where it comes down to the study material। आपको स्टडी मटेरियल समझना होगा कि आप कैसे ये समझोगे कि आपको लीगल रीजनिंग में मूव अहेड कैसे करना है। प्राइमरी सोर्सेज, क्लैट कंसोर्शियम सैम्पल पेपर्स एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स एटलीस्ट लास्ट 5, ठीक है। सबसे पहले तो अगर आप अभी से स्क्रैच से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो तो आप एक सैम्पल पेपर उठाओगे, और उसमें आप सैम्पल क्वेश्चंस देखोगे, एक सैम्पल क्वेश्चंस देखोगे कि आपके लीगल रीजनिंग में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सो दैट यू हैव अ गुड आइडिया, आपको एक मॉक आइडिया हो जाए कि इस तरीके को क्वेश्चंस को हमें लीगल रीजनिंग में पढ़ना है, राइट। उससे क्या होता है, आपको एक पैटर्न भी पता चलता है। जैसे कि अगर मैं लीगल रीजनिंग में बात करूं सो यूजुअली 5
मेन टॉपिक्स होते हैं लीगल रीजनिंग के भी, जैसे कि सबसे पहले आपका होता है कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, देन टॉर्ट्स, क्रिमिनल लॉ, एंड देन फैमिली लॉ, राइट। सो ये होते हैं आपके लीगल रीजनिंग के 5 मेन टॉपिक्स, और इसमें आपसे कभी कभी मिसलेनियस लॉज में से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, राइट। अब जब हम इन 5 टॉपिक्स की बात करते हैं तो ये 5 टॉपिक्स हैं क्या? ये 5 ऐसे हमारे स्टैट्यूट्स हैं जो हमारी आसपास की सराउंडिंग्स में सबसे ज़्यादा लॉ लगता है इन्हीं 5 टॉपिक्स में से। आपके फंडामेंटल राइट्स डिफाइन होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। आप किसी भी ट्रांजैक्शन में एंटर करते हो, वट एवर ट्रांजैक्शन दैट यू आर एंटरिंग इनटू इज़ गवर्न्ड बाय लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप कोई भी नेग्लिजेंस करते हो, आपके कोई भी क्रूड सिविल रॉन्ग्स होते हैं वो आपके टॉर्ट्स में डील होते हैं। कोई भी क्राइम होता है वो आपका क्रिमिनल लॉ में डील होता है। अगर कोई भी फैमिली रिलेटेड मैटर्स हैं, मैरिज, डाइवोर्स, वो सब आपके फैमिली लॉ में डील होते हैं। तो इसका मतलब हर एक वो चीज़ जो आपको सराउंड करती है वो ये सारे टॉपिक्स में से डील होता है, और इसी के जो लॉज हैं वो आपसे पूछे जाते हैं लीगल रीजनिंग के सेक्शन में। अब अगर आप मेरी यहाँ पर बात समझो कि आप लॉ करने जा रहे हो और आपसे क्लैट के टाइम पे लॉ के ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, यू आर गोइंग टू डू परस्यू लॉ इन योर law schools, but then why in the CLAT examination are they asking you these laws? The only point of them asking the laws from you is that वो ये चाहते हैं कि आप कितना एनालिटिकली अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को यूज़ करके how critically and how analytically you will analyze the situations, how you will analyze the situations and then solve those situations. See, because whenever you tend to become a lawyer or a judge, right, whenever you tend to become a lawyer or a judge, you will have to use your critical thinking and then only come down to a solution for a particular problem, right? Whenever there is a situation that happens, how you will handle that situation is something legal reasoning tests, right? वो आपसे section numbers, right, जो आपने सुना होगा ना फिल्म्स में, जो आपने सुना होगा धारा 320, धारा 420, ये आपसे सेक्शन नंबर्स नहीं पूछ रहे हैं क्लैट में। वो आपको क्या कह रहे हैं कि हम आपको एक सिचुएशन देंगे, उस सिचुएशन पे क्या प्रिंसिपल लगेगा वो भी हम आपको बताएंगे। आपको बस उस प्रिंसिपल को हमें सिचुएशन पे अप्लाई करके कंक्लूजन देना है कि अगर आप उस सिचुएशन में फंसे होगे तो आप क्या आंसर दोगे, एंड दैट इज़ व्हाट लीगल रीजनिंग इज़ ऑल अबाउट, राइट? What is the principle? How will you apply that principle to the fact of the question? And then what will be the conclusion that you will draw is something that is asked in the legal reasoning. Principle, fact, conclusion, right? अब ये प्रिंसिपल फैक्ट क्या होता है ये भी डिटेल में बताऊंगी, प्रिंसिपल है क्या जब हम एक लीगल का सैम्पल पैसेज देखेंगे। बट अभी के लिए ये समझ लो कि प्रिंसिपल फैक्ट टाइप क्वेश्चंस ही आपसे पूछे जाते हैं क्लैट एग्जामिनेशन में। अगर अब मैं बात करूं बाकी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, ठीक है, थोड़ा सा हम एक ब्रीफ देख लेते हैं एलेट और स्लैट एग्ज़ाम के लिए भी, और इवन MHCT एग्ज़ाम के लिए भी, राइट? अगर हम इन पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस को देखें तो आपका जो एलेट, स्लैट और MHCT है, एलेट में आपसे बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम जस्ट पैसेजेस, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम द वेरी वेरी फेमस केस लॉज, लीगल मैक्सिम्स। अब ये लीगल मैक्सिम्स क्या हैं? बहुत सारी लैटिन टर्म्स हैं जो हमारे लॉ में यूज़ होती हैं, राइट? उनके क्या मीनिंग है? बहुत सारे फेमस केस लॉज, कोई रीसेंट जजमेंट्स आए हों, उन जजमेंट्स का नाम, वो सब भी आपसे पूछ लिया जाता है इन द एलेट एग्जामिनेशन इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चंस, एंड दैट इज़ वाई यू हैव टू बी सराउंडिंग योर सेल्फ विद द लीगल GK एज वेल। आपको
लीगल जी के सराउंडिंग में क्या नया हो रहा है, जैसे अभी बीजेपी वोट चोरी हुई, इलेक्शन कमीशन का क्या रोल था, स्ट्रे डॉग्स वाला जजमेंट आया है, ये सारे भी आपको पता होने चाहिए फॉर एटलीस्ट द एलेट एग्जामिनेशन। स्लैट एग्जामिनेशन में होता है आपका एक मिक्सचर, स्लैट एग्जामिनेशन में होता है आपका एक मिक्सचर, डायरेक्ट क्वेश्चंस as well as indirect questions, indirect as in the passage based questions, the passage based questions। अब डायरेक्ट क्वेश्चन सेम यही वाले और पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आपके क्लैट लेवल, बट जो स्लैट में होता है वो होता है आपका थोड़ा ईजियर लेवल ऑफ क्वेश्चंस, बिकॉज स्लैट में आपके सिर्फ 60 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं एंड लीगल रीजनिंग सिर्फ 12 मार्क्स की आती है, राइट, एंड दैट इज़ वाई द लेवल ऑफ द passages is comparatively very easier, it being a private university and they have a number of intake in their university, that is why the entrance examination is pretty easier level than ALET and CLAT for SLAT। ठीक है, अब अगर हम बात करें MHCT की, MHCT में भी आते हैं यही मिक्सचर ऑफ डायरेक्ट as well as indirect questions, direct and indirect questions, passage भी और डायरेक्ट क्वेश्चंस भी, बट MHCT का भी लेवल होता है क्लैट जैसा। MHCT ऑल्सो हैज़ गुड क्वेश्चंस, बट what is the benefit in MHCT? That is the domicile factor, that is the domicile factor। अगर आप एक महाराष्ट्रन कैंडिडेट हो, देन महाराष्ट्रन कैंडिडेट्स गेट अ 80% reservation, 80% reservation, that means if there are 100 seats in Maharashtra, 80 seats are booked for Maharashtrian candidates only, right? So that is what is something that you have to see for MHCT exam, right? Now what books would you follow for your legal reasoning section? मैंने आपको एक बहुत ज़्यादा ब्रीफ अप दे दिया है आपके इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम, इस सेक्शन के रिलेटेड, फॉर ऑल द अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस एज वेल। अगर आपको बुक्स कवर करनी है, नाउ व्हाट द बुक्स आई मीन इज़ कि अगर आपको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कोई बुक फॉलो करनी है तो आप इन बुक को फॉलो कर सकते हो, बट आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आप करोगे मेंटरशिप एंड गाइडेंस ओनली, जो आपको इग्नाइट के ऐप पर मिल सकती है, राइट। यू हैव टू गो फॉर मेंटरशिप एंड एक्सपर्ट गाइडेंस। आप प्रैक्टिस के लिए बुक को फॉलो कर सकते हो, बट आप कॉन्सेप्ट क्लियरिंग के लिए बुक्स पर रिलाई नहीं कर सकते, बिकॉज इन बुक्स में सिर्फ आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, आपके टॉपिक्स को एक्सप्लेन नहीं किया गया है, एंड दैट इज़ वेयर स्टूडेंट सिर्फ प्रैक्टिस करके, क्योंकि जो इन बुक्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सेम तो आपके पैसेज में बिल्कुल भी नहीं आने वाले हैं, राइट। वो तो कोई भी नहीं बता सकता कि आपके पैसेज किस तरीके के आने वाले हैं, तो आप सिर्फ प्रैक्टिस कर सकते हो। देर कैन नॉट बी अ सिनेरियो दैट यू विल हैव टू सी कि आप बिना एक्सपर्ट मेंटरशिप या गाइडेंस के आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ। आपको पहले कॉन्सेप्ट को समझना होगा, देन ही आप इन पैसेजेस को सॉल्व कर पाओगे, एंड दैट इज़ वाई दीज बुक्स आर हेल्पफुल फॉर जस्ट प्रैक्टिस एंड नॉट बियॉन्ड एनीथिंग एल्स, राइट। यूनिवर्सल्स क्लैट गाइड, लीगल रीजनिंग सेक्शन, लीगल रीजनिंग बाय AP Bhardwaj is the another book. Legal Reasoning by AP Bhardwaj is a very good book for प्रैक्टिस। इसमें क्वेश्चंस के आंसर्स भी थोड़े कम गलत हैं। यूजुअली बहुत सारी बुक्स में ऐसा होता है कि क्वेश्चंस के आंसर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा गलत दिए होते हैं, एंड दैट इज़ वाई यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि आप इस पर्टिकुलर बुक पे बहुत अच्छे से रिलाई कर सकते हो, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, एंड दिस इज़ पर्सनली ट्राइड एंड टेस्टेड बुक, और ये हर साल रिवाइज होती है। द एडिशन इज़ रिवाइज्ड एवरी ईयर एंड ऑल द मिस्टेक्स आर रेक्टिफाइड, इसीलिए आप इस बुक पर रिलाई कर सकते हो। बट अगेन आई एम गिविंग यू अ डिस्क्लेमर दैट यू कैन rely upon this book for just practice, right? अब हम बात करें मॉक्स की। मॉक्स आपके लिए क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं? देखो, सबसे पहले मॉक है क्या, मॉक होता क्या है? देखो, मॉक इज़ अ सैम्पल पेपर जो आप इजी भाषा में कभी क्लास 11-12 तक बोलते आए हो। इट इज़ अ काइंड ऑफ अ सैम्पल पेपर, ठीक है। जो सैम्पल पेपर आपने हमेशा से
बनाया है, आपने जो सॉल्व किया है, जैसे अगर आप अभी क्लास 11-12 में हो तो आपने अकाउंट्स, BST, इन सब के सैम्पल पेपर्स सॉल्व किए होंगे कि किस तरीके का पेपर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस में। दैट इज़ एक्चुअली अ मॉक इज़ अबाउट। मॉक आपका होता है 120 मार्क्स का, ठीक है। क्लैट में किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं और 120 मिनट्स में आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। पूरा पैसेज बेस्ड एक सैम्पल पेपर होता है मॉक, राइट। नाउ अब ये मॉक आपको लीगल रीजनिंग में कैसे हेल्प करेंगे? देखो, अगर आप किसी भी सेक्शन को तैयार करते हो तो उसके दो तरीके हैं। आप उसके पहले सेक्शनल्स दो, प्लस आप फिर फुल लेंथ मॉक्स दो। अब ये सेक्शनल और मॉक्स का क्या मतलब है? देखो, सेक्शनल्स का मतलब होता है आप सिर्फ उसी सेक्शन के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हो। दैट मीन्स अगर आपने लीगल रीजनिंग का सेक्शन पिक किया हुआ है और लीगल रीजनिंग में आपने किया लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, आपने लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी आपने एक टॉपिक किया फ्री कंसेंट। You have done a topic called as free consent. Today you studied this topic from your mentor. Then you will solve the questions of free consent only. Free consent only, and that is what is called as sectionals. आपने अगर एक पर्टिकुलर प्रैक्टिस करी तो आप उसी टॉपिक के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हो. That is what is called as sectionals. Sectional practice. If you have completed law of torts or contracts and then you are practicing the questions of that particular subject, then that is sectionals. That is called as sectionals. Now what is full length mocks? Full length mocks is something that 120 marks, all the 5 sections would be there and you will be solving all the 5 sections in the 120 minutes as and when, जैसे आप क्लैट का पेपर दोगे वैसे ही. तो कभी भी अगर आप किसी भी सेक्शनल प्रैक्टिस को लेकर बैठते हो, किसी भी सेक्शन को लेकर बैठते हो, इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल दैट यू ऑलवेज अपीयर फॉर द सेक्शनल टेस्ट फर्स्ट एंड देन जब आपका सिलेबस पूरा हो जाए आप प्रैक्टिस के लिए मॉक्स दो. आप स्पीड चेक करने के लिए आप क्या 120 मिनट्स में 120 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, वो सब के लिए आप मॉक दो. दैट इज़ एब्सोल्युटली नॉट अ प्रॉब्लम. बट the only factor that I'm telling you here is that you have to give sectionals first for the sectional practice and then move ahead with the mocks, right? Sectional practice is very very important क्योंकि अगर आप सिर्फ पढ़ते चले गए और आपने अगर mocks नहीं दिए, if you didn't give the mocks or the sectionals और आप सिर्फ ये सोचते हो कि मैं full length mock दे दूंगा, then that is the biggest problem because आप sectionals को तो इग्नोर करके मॉक्स पे चले जाओगे और लेकिन अगर आपका 120 में से मॉक कम आया, लेट्स फॉर से 40-50 आया, तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि कौन से सेक्शन में आपके लिए प्रॉब्लम हुई. तो आप सेक्शनल से जज करते हो कि आपका वो सेक्शन कितना तैयार है और अगर वो सेक्शन रेडी है तो ही आप मॉक की तरफ मूव अहेड करते हो, राइट? आई होप आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस बिकॉज सेक्शनल प्रैक्टिस गिव्स यू अ पाथवे. आपने सेक्शनल दिए, लेट्स फॉर से आपने सेक्शनल्स दिए, आपको आपके वीक स्पॉट पता चले, दिस इज़ द समथिंग प्रॉब्लम दैट आई एम फेसिंग विद. आपको वीक स्पॉट किया, आपने रिवाइज किया, आपने रीडू किया, यू रीडू द सेक्शनल्स, आपने सेक्शनल्स को दोबारा दिया, यू फाउंड आउट दैट माई दिस सेक्शन इज़ रेडी, दिस सेक्शन इज़ रेडी, देन यू विल मूव अहेड विद द फुल लेंथ मॉक. आप ये हर सेक्शन के साथ करोगे, नॉट जस्ट लीगल रीजनिंग, यू विल डू इट विद एवरी सेक्शन. यू विल मूव अहेड विद द मॉक and then you will see your mock score increasing gradually. Why? Because sectional देने की वजह से आपका score mock में सही आएगा and that is how you can move ahead with your preparation, right? So that is why sectional practice becomes very very important for you to understand that how will you move ahead with your CLAT journey, especially in legal reasoning, right? Now what should be your daily routine for लीगल रीजनिंग? वॉट शुड बी योर डेली रूटीन? अगर आपके पास 1 year प्रिपरेशन के लिए है, यू कैन डेफिनेटली गो हैड विद दिस रूटीन. बट अगर आप 3 months हैं अभी, जैसे कि क्लैट में देर आर जस्ट 3 months लेफ्ट, तो आप इसको कैसे फॉलो करोगे? दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट आई एम गोना टेल यू, राइट? 2.5 hours पर डे अपार्ट फ्रॉम मॉक्स, राइट? आपको लीगल रीजनिंग के लिए 2.5 hours अगर आपके पास नहीं है तो एटलीस्ट 1 to 1.5 hours तो आप मिनिमम लगाओ फॉर द लीगल रीजनिंग सेक्शन. इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? स्टेप 1,
प्रिंसिपल रिव्यू 20 मिनट्स डेली। प्रिंसिपल रिव्यू का क्या मतलब होता है? चलो पहले तो ये समझो प्रिंसिपल क्या होता है और फैक्ट क्या होता है। देखो, प्रिंसिपल होता है जस्ट इन द सिंपल लैंग्वेज लीगल रूल। आपको जो रूल अप्लाई करना है उस फैक्ट पे, दैट इज द थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड फॉर द प्रिंसिपल। जो रेगुलेशन, जो रूल एंड रेगुलेशन आपको सिचुएशन पे अप्लाई करना है उसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं। जैसे कि बाइगैमी इज इलीगल, ये आपको प्रिंसिपल दिया है। बाइगैमी इज इलीगल, इसका क्या मतलब है? अगर एक हस्बैंड या एक वाइफ एक से ज़्यादा लोगों से ज़्यादा शादी कर रहे हैं तो वो इलीगल है, द सेकेंड मैरिज इज इलीगल। ठीक है, ये रूल आपको उन्होंने दे दिया एज अ प्रिंसिपल। फैक्ट ये है, रमेश मैरीज सीमा एंड आफ्टर 2 years of marriage with Seema, he now marries अंजू। ही नाउ मैरीज अंजू। ठीक है, रमेश ने पहली शादी करी सीमा से और 2 साल बाद शादी कर ली उसने अंजू से। राइट, प्रिंसिपल क्या है? बाइगैमी इज लीगल। अगर आपका एक हस्बैंड या वाइफ जिंदा है, उनकी डेथ नहीं हुई है, इन द लाइफ टाइम ऑफ दैट वन पर्टिकुलर हस्बैंड और वाइफ, यू कैन नॉट मैरी अ सेकेंड पर्सन। राइट, अब इस फैक्ट में आप क्लियरली देख रहे हो कि ये प्रिंसिपल हमें अप्लाई करना है। और क्वेश्चन क्या है? अब क्वेश्चन क्या होता है जो आपसे इस पैसेज से पूछा जाता है? द क्वेश्चन इज रमेश मैरिज with Anju legal? Is Ramesh's marriage with Anju legal? No, no valid marriage. There is not a valid marriage. It is a void marriage because he is already married before, right? So this is the principle जो आपने अप्लाई किया इस फैक्ट पे और इस क्वेश्चन पे, और आपने कंक्लूजन ड्रॉ किया। तो इसे कहते हैं प्रिंसिपल फैक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन द क्लैट एग्जामिनेशन। राइट, सो अब यहाँ पर का क्या मतलब है कि आपको 20 मिनट प्रिंसिपल को रिव्यू करना है एवरीडे बेसिस पे। दैट मीन्स दैट आप एक प्रिंसिपल की एक नोटबुक बनाओगे। देखो, घूम फिर के ना प्रिंसिपल सेम ही आते हैं। आप कितने भी क्वेश्चन पेपर्स को उठा के देख लेना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको सेम प्रिंसिपल्स मिलने वाले हैं हर एक पेपर में। यू गिव एनी मॉक, यू गिव एनी पास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, you will see that there are certain common principles that you will find. अगर आप उन प्रिंसिपल्स को पहचान लेते हो तो आपके लिए इतना ईजी हो जाता है लीगल रीजनिंग का सेक्शन, बिकॉज आप उन्हीं प्रिंसिपल से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा पैसेजेस को सॉल्व कर पाओगे, राइट? सो दैट इज़ वेयर यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू विल हैव टू मेंटेन अ प्रिंसिपल नोटबुक। आप एक नोटबुक मेंटेन करोगे, ठीक है? उसमें फर्स्ट आपका टॉपिक होगा लीगल रीजनिंग, राइट? लीगल रीजनिंग में आपका फर्स्ट टॉपिक होगा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उस लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जितने भी प्रिंसिपल्स आप ढूंढ सकते हो, जितने भी प्रिंसिपल्स, वो आप एक जगह लिखोगे और फिर उन्हीं के पैसेजेस को आप प्रैक्टिस करोगे, राइट? फिर सिमिलरली जब आपका लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा, फिर आप आओगे लॉ ऑफ टॉर्ट्स पे और आप सेम वही करोगे। जितने प्रिंसिपल्स आपको मिल सकते हैं आप उनके पैसेजेस को सॉल्व करोगे। अब हाउ दिस प्रिंसिपल नोटबुक इज़ गोना हेल्प यू कि जब आपकी रिवीजन की बारी आएगी, जब आपका क्लैट का पेपर पास होगा, तब आपको वो उन सारे पैसेजेस को उठा के देखने की ज़रूरत नहीं है। आप इन लीगल प्रिंसिपल्स को देखोगे और आप समझ जाओगे कि हाँ, इससे रिलेटेड मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किए थे, एंड यू विल रिमेंबर वेरी वेरी क्विकली दैट व्हाट क्वेश्चंस डिड यू सॉल्व फॉर योर लीगल रीजनिंग दीज सब्जेक्ट्स, राइट? जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट के बहुत ज़्यादा मेजर फोकस्ड प्रिंसिपल्स होते हैं, ऑफर से रिलेटेड, एक्सेप्टेंस से रिलेटेड, कंसिडरेशन से, इन्विटेशन टू ऑफर, फ्री कंसेंट, ये सारे आपके कॉन्ट्रैक्ट के प्रिंसिपल्स होते हैं। टॉर्ट के होते हैं नेग्लिजेंस, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, एब्सोल्यूट लायबिलिटी, वाइकेरियस लायबिलिटी, मेडिकल नेग्लिजेंस, ये सारे टॉपिक्स होते हैं। क्रिमिनल लॉ में होते हैं आपके इंटेंशन, एक्ट, सेल्फ डिफेंस, थेफ्ट, मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड, ये सारे आपके होते हैं क्रिमिनल लॉ के, राइट?
कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के आपके होते हैं फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड, स्टेट की क्या पावर है, सेंट्रल की क्या पावर है। फैमिली लॉ के आपके रिलेटेड होते हैं बाइगैमी से रिलेटेड, आपके मैरिज डाइवोर्स रूल से रिलेटेड, मेंटेनेंस से रिलेटेड, ये सब आपके होते हैं फैमिली लॉ से रिलेटेड, राइट। सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड फॉर योर प्रिंसिपल नोटबुक, ठीक है। अब आता है आपका सेकेंड स्टेप, रिवाइज 5 to 7 प्रिंसिपल्स एवरी डे। जब आप ये प्रिंसिपल नोटबुक बना लोगे तो आपको हर दिन एटलीस्ट 5 to 7 प्रिंसिपल्स को रिवाइज करना है और उन्हीं से रिलेटेड पैसेजेस सॉल्व करने हैं। प्रैक्टिस पैसेज 60 मिनट्स डेली। जब आप इन 5 to 7 प्रिंसिपल्स को रिवाइज करोगे तो आप देखोगे आपके पास इनके पास करने के लिए 5 to 7 पैसेजेस, हर एक प्रिंसिपल का एक पैसेज लोगे तो 5 से 7 पैसेज हो गए और इसको आपको सॉल्व करने में 60 मिनट्स लगेंगे स्टार्टिंग में। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो माइट बी चांसेस कि आप इसको 40 मिनट्स में सॉल्व कर लो, बट इनिशियली जब आपको लीगल रीजनिंग के बारे में कुछ नहीं पता, व्हेन यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट लीगल रीजनिंग, यू विल हैव एंड यू विल टेक 60 मिनट्स टू सॉल्व दीज 5 to 7 पैसेजेस, एंड दैट इज़ वेयर अगर आप इन पैसेजेस को एक्यूरेटली सॉल्व करना शुरू कर देते हो देन यू विल वर्क अपॉन योर स्पीड, ठीक है। यही आपका पूरा खेल है क्लैट एग्जामिनेशन का। पहले आप एक्यूरेसी पे वर्क करोगे और जब आपकी एक्यूरेसी सही हो जाए तब आप स्पीड पे वर्क करोगे कि आप कैसे अपनी स्पीड को इम्प्रूव कर सकते हो, राइट। सॉल्व 3 to 4 पैसेजेस, 15 to 18 क्वेश्चंस डेली। अगर आपसे 5 to 7 पैसेजेस नहीं हो पा रहे हैं बिकॉज इट माइट गेट वेरी वेरी लॉन्ग फॉर यू, देन यू कैन गो फॉर 3 to 4 पैसेजेस डेली। हर एक पैसेज के आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट, सॉल्व अनटाइम्ड, फोकस ऑन एक्यूरेसी। जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले अपने आप को टाइमर मत लगाओ, सबसे पहले ये देखो कि क्या मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। इफ़ येस यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, उसको अनटाइमली सॉल्व करो। यू आर फोकसिंग ऑन टोटली ऑन द एक्यूरेसी। अगर आपके 5 क्वेश्चंस हैं तो आपके 4 to 5 क्वेश्चन सही होने चाहिए, इतना एक्यूरेटली से आपको काम करना है, राइट। क्योंकि अगर आप स्पीड पे स्टार्टिंग से काम करने लग जाए तो हो सकता है कि आपका पेपर तो सॉल्व हो जाए 5 मिनट्स में, आपका पैसेज सॉल्व हो जाए 5 मिनट्स में, बट 0 मार्क्स आ रहे हैं आपके 5 में से। Does that even make sense? No, that does not make sense, and that is why you will have to work upon your accuracy first. जब आप स्टार्टिंग में सिर्फ अपनी प्रिपरेशन चालू कर रहे हो तब आपको सिर्फ और सिर्फ अपने अनटाइमली टेस्ट देने हैं, आपको टाइम नहीं देखना है, आपको अपनी एक्यूरेसी पे वर्क करना है। देन रीडू टाइम्ड फोकस ऑन स्पीड। जब आपको ये दिखने लग जाए कि हाँ मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया और मेरे क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तब आप काम करोगे अपने टाइम बेस्ड टेस्ट पे, तब आप अपनी काम करोगे अपनी स्पीड पे कि हाँ इतने क्वेश्चंस मेरे। अब आपको क्या करना है, आपको टारगेट सेट करने हैं। यू हैव टू सेट टारगेट्स फॉर योर सेल्फ, राइट। टारगेट्स का क्या मतलब है, जैसे कि एक पैसेज लेट्स फॉर से आज आपको लग रहे हैं 10 मिनट्स, नेक्स्ट डे का आपका टारगेट होगा दैट आई विल सॉल्व दिस पैसेज इन 9 मिनट्स। आपको यहाँ दिखेगा कि 1 मिनट में क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, बट सोचो 1 मिनट करते करते अगर आपने 5 पैसेज में 1-1 मिनट भी बचा लिया देन यू विल सेव 5 मिनट्स, और वो 5 मिनट्स आप कॉन्ट्स के सेक्शन में लगा सकते हो, राइट। सो 1-1 मिनट क्लैट एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। नाउ अगले दिन का फिर आपका टारगेट होगा 8 मिनट्स, देन आपका टारगेट होगा 7 मिनट्स, एंड देन धीरे धीरे करते करते आपका टारगेट आना चाहिए 5 मिनट्स पर पैसेज। एंड इफ़ यू आर कमिंग टू 5 मिनट्स पर पैसेज, इस इज़ एब्सोल्युटली मोर देन इनफ। इससे कम में आप पैसेज को सॉल्व नहीं कर पाओगे। 5 मिनट्स इज़ अ वेरी डिसेंट टाइम टू सॉल्व अ लीगल रीजनिंग पैसेज, राइट। स्टेप 3, एरर लॉग 20 मिनट्स डेली। अब ये एरर लॉग वाली बात मैं हर किसी को बताती हूँ बट कोई फॉलो नहीं करता है। नो बडी फॉलोज दिस बिकॉज उनको लगता है दिस इज़ एब्सोल्युटली वेस्ट ऑफ टाइम। एरर लॉग का क्या मतलब है, जो भी गलतियाँ बनाते हो उसको वही जो प्रिंसिपल नोटबुक है जो आपने बनाई है उसी के लास्ट फ्यू पेजेस में आप बनाओगे अपना एरर लॉग। एरर लॉग मतलब ये प्रिंसिपल था, इसमें मैंने ये सिली मिस्टेक की, ये वाला प्रिंसिपल था, इसमें मैंने ये वर्ड अनलेस नहीं पढ़ा। तो ये सब आपको नोट करना है बिकॉज ये सब आपको हेल्प करेगा रिवीजन के टाइम पे, जब आप देखोगे कि आपकी क्या गलतियाँ थी, क्योंकि गलतियों को ही रिवाइज करने से
गलतियों को ही रिवाइज करने से आप आगे बढ़ सकते हो. अदरवाइज यू कैन नॉट मूव अहेड विद योर, बिकॉज अगर आपने मिस्टेक्स की, आपने एनालाइज नहीं किया, आप भूल गए, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे. आपका स्कोर हो जाएगा स्टैग्नेंट और आप फिर अपनी गलती भी नहीं समझ पाओगे कि ऐसी क्या गलती थी जो हम कर रहे थे. यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जब स्कोर स्टैग्नेंट होते हैं तो स्टूडेंट समझ ही नहीं पाते कि ऐसा कहाँ हम गलत हो गए, बिकॉज उन्हें अपनी गलतियाँ याद नहीं होती और वो सेम गलतियाँ करते जाते हैं. इसीलिए एरर लॉग बनाना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्रिंसिपल नोटबुक के पीछे ही बना लो, आपको पता चल जाएगा दैट इस प्रिंसिपल के साथ मैंने ये गलती की थी, यहाँ पर मैंने ये वर्ड्स नहीं पढ़े. दैट इज़ समथिंग दैट यू हैव टू मेक अ मिस्टेक जर्नल. Wrong because of misleading principle, wrong because of overthinking facts, wrong because of careless speed. अब देखो एक और चीज़ बताती हूँ जो सबसे ज़्यादा गलती होती है लीगल रीजनिंग के सेक्शन में. दैट इज़ ओवरथिंकिंग. ओवरथिंकिंग का मतलब है लॉजिक अप्लाई करना. आज मैं आपको एक रामबाण इलाज बता रही हूँ. आई एम टेलिंग यू अ शॉर्ट फॉर्मूला. यू डू नॉट हैव टू अप्लाई लॉजिक्स और योर आउटसाइड नॉलेज और योर प्रैक्टिकल नॉलेज इन द लीगल रीजनिंग सेक्शन. अगर लीगल रीजनिंग के सेक्शन में प्रिंसिपल ने कुछ ऐसा भी बोला है जो आपको पता है गलत है, प्रिंसिपल में अगर कुछ ऐसा बोला है जो आपको पता है कि रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, दिस इज समथिंग दैट डज नॉट हैपन इन रियल लाइफ, यू विल हैव टू अप्लाई दैट ऑन फैक्ट्स. You will have to apply that on facts. You will have to see कि लीगल रीजनिंग में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि आप लॉजिक्स को अप्लाई कर सको. आप कोई भी चीज़ में आउटसाइड नॉलेज अप्लाई नहीं कर सकते. इसका भी एग्जाम्पल देती हूँ कैसे. सपोज करो मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया था प्रिंसिपल का, दैट बाइगैमी इज़ इलीगल. बाइगैमी इलीगल है हमें पता है, बट प्रिंसिपल में आपको बोला है अब बाइगैमी इज़ लीगल. बाइगैमी इज़ लीगल. आपको प्रिंसिपल में सपोज करने बोल रही हूँ, आपको बोला है दैट बाइगैमी इज़ लीगल. ठीक है. अब इस चीज़ में क्या हो रहा है दैट क्वेश्चन में पूछा इज़ रमेश मैरिज विद अंजू वैलिड. हाँ, अब तो जब बाइगैमी इलीगल बता रहे हैं तो वैलिड मैरिज हो गई. तो आंसर देख रहे हो, ऑपोजिट आंसर आ गया. तो अगर कोई भी प्रिंसिपल आपका आउटसाइड नॉलेज से अलग जा रहा है लेकिन वो आपको दिया गया है तो आप उसी को लगाओगे क्वेश्चन में. यू डोंट हैव टू यूज़ योर आउटसाइड नॉलेज. राइट. रिव्यू एट वीक्स एंड. जब पूरे हफ्ते में आपकी एरर लॉग भी बन जाए, प्रिंसिपल लॉग भी बन जाए, तो आप उसको रिवाइज करोगे. स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि स्टूडेंट्स रिवाइज नहीं करते हैं. वो ये सोचते हैं कि ठीक है हमने बना लिया, हमारा हो गया, अब रिवाइज. एवरीबडी साइकोलॉजिकल थिंग इज़ कि आप एक चीज़ को पढ़ते हो और आप उसको टेंडेंसी होती है टू फॉरगेट. इसीलिए रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है. आई कैन नॉट रिमेंबर वॉट आई स्टडी 2 days बैक. आई एम परसुइंग माई PhD. आई डोंट रिमेंबर वॉट आई स्टडी 2 days बैक टिल द टाइम आई डू नॉट रिवाइज इट. राइट. सो यू विल हैव टू कीप अ chronology ऑफ नॉट forgetting and revising it on every week or every day basis. Right. Step 4 is weekly mock integration. Once a week, 2 hours. Take one full mock weekly, all sections. After mock, spend 1.5 hours analyzing legal reasoning only. जब आप एक मॉक दे दो तो आपको ये एनालाइज करना होगा कि आपने लीगल रीजनिंग में, अगर आप स्पेसिफिकली सिर्फ लीगल रीजनिंग पे फोकस कर रहे हो तो देन यू विल हैव टू सी दैट हाउ विल यू मूव अहेड विद द एनालिसिस ऑफ इट. आपने क्या क्या गलती की उस मॉक में एंड व्हाट ऑल थिंग्स दैट यू हैव टू इम्प्रूव फॉर योर लीगल रीजनिंग सेक्शन. यू विल हैव टू स्पेंड क्वालिटी 1.5 to 2 hours in understanding that what all mistakes. बिकॉज ये क्यों बोल रहे हैं हम आपको एनालाइज करने के लिए, बिकॉज इट इज़ द हाइएस्ट वेटेड सेक्शन. इसमें गलती अफोर्ड नहीं कर सकते हो आप. दिस इज़ द हाइएस्ट वेटेड सेक्शन. राइट. You will have to work accurately and speedily for this one particular
section. I hope I'm clear with this, right? Now, passage solving approach, the core strategy. ठीक है, सबसे बड़ी बात यहीं पर आती है, पैसेज को सॉल्व करोगे कैसे, पैसेज को सॉल्व करोगे कैसे. When you face a passage in the exam, read the principle carefully. Let's take an example. ये आपका पेपर है, यहाँ पे आया आपका प्रिंसिपल. लेट्स फॉर से प्रिंसिपल है आपका 2 लाइन का आपका प्रिंसिपल है. इसको पढ़ो पहले 2 बार. रीड दिस प्रिंसिपल एटलीस्ट ट्वाइस. 2 मिनट लगाओ और इस प्रिंसिपल को पढ़ो. एंड मार्क द की ट्रिगर वर्ड्स. ट्रिगर वर्ड्स होते हैं जो आपको पता है कि इनसे आपका आंसर चेंज हो सकता है. मार्क द की ट्रिगर वर्ड्स, राइट? लाइक लाइबल, ओनली इफ, अनलेस, नॉट वैलिड. इन वर्ड्स को अगर प्रिंसिपल में स्पॉट करते हो तो इनको मार्क कर लो यहीं पर, राइट? डिसाइड व्हाट द प्रिंसिपल अलाउस और प्रोहिबिट्स. इस प्रिंसिपल में कुछ या तो अलाउ किया जाएगा या प्रोहिबिट किया जाएगा, उसको भी मार्क कर लो, राइट? और अगर ये प्रिंसिपल आपका एक बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड्स में है, अगर आपका ये जो प्रिंसिपल है जो हमने यहाँ पर अभी ड्रॉ किया था, ये 2 लाइंस में है आपका और ये डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में है, तो आपको क्या करना है, दिस सिनेरियो में यू विल सिंप्लीफाई इट इन योर ओन वर्ड्स. Simplify it in your own words, right? Decide what the principle allows and prohibits, as I already mentioned. Read facts once, no overthinking. ठीक है, अब प्रिंसिपल के नीचे ही आपको दिए होंगे फैक्ट्स. प्रिंसिपल के नीचे ही आपको दिए होंगे फैक्ट्स. अब आपको इन फैक्ट्स को सिर्फ एक बार पढ़ना है. यू हैव टू रीड दिस फैक्ट्स वंस. स्किम करना है बस, क्योंकि अगर आपने इन फैक्ट्स पे कर ली ओवर थिंकिंग तो आपके पूरे पैसेज के 5 क्वेश्चंस गलत होने वाले हैं. आपको नहीं करनी है ओवर थिंकिंग, राइट? यू हैव टू स्किम थ्रू द फैक्ट्स वंस. यू विल हैव टू जस्ट एनालाइज दैट इस फैक्ट पे ये प्रिंसिपल कैसे लगेगा, राइट? आइडेंटिफाई ट्रिगर वर्ड्स, जैसे कि प्रिंसिपल में आइडेंटिफाई किए थे वैसे ही सेम. वायलेंस, माइनर, फ्रॉड, नेग्लिजेंस, जो आपको करेक्ट आंसर आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेंगे, उन वर्ड्स को आपको मार्क करना है, हाईलाइट करना है. क्लियर? दिस इज द कोर स्ट्रैटेजी फॉर पैसेज सॉल्विंग. अब इसके बाद क्या करना है, प्रिडिक्ट बिफोर लुकिंग एट ऑप्शंस. ठीक है, अब क्या करना है, लेट्स फॉर से आपने क्वेश्चन नंबर 1 देखा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है और इसके ये 4 ऑप्शंस हैं, A, B, C, D. आपने जब क्वेश्चन को पढ़ा तो एक बार ऑप्शंस को मत देखो अभी. व्हेन यू सॉ एट द क्वेश्चन यू गेस द आंसर इन योर और यू फ्रेम द आंसर इन योर ओन माइंड. When you frame the answer in your own mind, you will have to see that क्या वो आंसर आपके ऑप्शंस में है और वही आपका फर्स्ट आंसर होगा. वॉट एवर कम्स टू योर फर्स्ट, वॉट एवर योर इंट्यूशन सेज, आई ऑलवेज से दिस, ऑलवेज बिलीव इन योर इंट्यूशन. अगर आपकी इंट्यूशन ने एक बार एक आंसर फ्रेम कर लिया और वो सही है, वो आपको ऑप्शन में दिख भी रहा है, तो वही आपका सही आंसर होगा. अगर आपने उस पर ओवर थिंकिंग कर दी तो आप 100% उस क्वेश्चन को गलत करके आओगे. इफ़ प्रिंसिपल अप्लाइज, द आंसर शुड बी. अपने आप ही उसको पहले एनालाइज कर लो, अपना आंसर ढूंढ लो without looking at the options, and if you find that one particular thing in your options, then mark that correct answer, right? Check each option logically. अब आता है आपका elimination method. elimination method क्या होता है, आपके 2 ऑप्शंस, तो अगर आपके 4 ऑप्शंस हैं A, B, C, D, 2 ऑप्शंस तो आपके 100% एलिमिनेट हो जाएंगे. आई एम नॉट सेइंग दैट कि वो B या D में ही होंगे, बट 2 ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो बहुत
इररेलेवेंट और या फिर होते हैं इमोशनल बायस्ड पे, इमोशनल बायस्ड के बेसिस पे, और वो दोनों ऑप्शंस को आपको एलिमिनेट करना है। फिर आपका 50-50 गेम रह जाएगा टू सॉल्व द करेक्ट आंसर विद एक्यूरेसी। एलिमिनेट ऑप्शंस विद इनकंसिस्टेंट विद प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल से मैच नहीं खाता उसको एलिमिनेट कर दो, राइट। दैट विल हेल्प यू आउट टू फिगर आउट द आंसर करेक्टली। इफ स्टक बिटवीन टू, चूज वन मोस्ट स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन प्रिंसिपल नॉट मोरालिटी। अगर आप इन दो ऑप्शंस में कंफ्यूज होते हो तो आपका अगर दिमाग, दिल कह रहा है, इमोशनल चॉइस कह रहा है कि ये करेक्ट आंसर होना चाहिए, बट ये आपका कह रहा है कि ये प्रिंसिपल से ज़्यादा मेल खाता है, तो आप इसको सही मार्क करोगे। यू विल मार्क दिस आंसर एज द करेक्ट वन। यू डोंट हैव टू गो विद द इमोशनल चॉइस, यू हैव टू गो विद द समथिंग विच इज स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, राइट। Now let's discuss the month by month strategy if you are a CLAT UG 2026 aspirant। तो आप अगस्त से लेके नवंबर तक कैसे प्रिपेयर करोगे फॉर द लीगल रीजनिंग सेक्शन, राइट। सबसे पहले अगस्त मंथ में फाउंडेशन एंड एक्यूरेसी, रिवाइज ऑल मेजर प्रिंसिपल्स टॉपिक वाइज। आप सारे मेजर प्रिंसिपल्स को टॉपिक वाइज रिवाइज करोगे। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के ये हैं, टॉर्ट्स के ये हैं, सारे प्रिंसिपल्स को आपको सबसे पहले करना है रिवाइज, राइट। यू विल हैव टू रिवाइज इट। सॉल्व 2-3 पैसेजेस अनटाइम्ड। अभी अगस्त के मंथ में आपको टाइमर सेट नहीं करना है। यू विल गिव अनटाइम्ड टेस्ट्स, अनटाइम्ड टेस्ट्स एंड यू विल सॉल्व 2 to 3 पैसेजेस ऑन डेली बेसिस, ठीक है। बिल्ड योर प्रिंसिपल नोटबुक। अब आपको अपनी बनानी है प्रिंसिपल नोटबुक, यानी कि आपको अपने बेसिक्स सेट करने हैं इन द मंथ ऑफ अगस्त। यू विल हैव टू सेट आउट योर बेसिक्स फॉर द अगस्त मंथ। स्टार्ट 1 मॉक एवरी 2 वीक्स, ठीक है। 15 दिन में अभी एक मॉक दो, एवरी 15 डेज 1 मॉक। अभी मॉक्स की स्ट्रेंथ आपको ज़्यादा नहीं बढ़ानी है। फोकस ऑन कंप्लीटिंग योर सिलेबस फर्स्ट, राइट। अभी आपका जो टारगेट होना चाहिए वो एक्यूरेसी होना चाहिए रादर देन स्पीड, राइट। यू विल हैव टू मेंटेन योर एक्यूरेसी रादर देन स्पीड। नाउ अब आती है सितंबर मंथ की बारी, वेयर यू विल वर्क विद योर स्पीड एंड वॉल्यूम। अब आपको ज़्यादा टाइम प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है कम टाइम के अंदर। शिफ्ट टू टाइम्ड प्रैक्टिस। अभी तक आप अगस्त में क्या कर रहे थे, अनटाइम्ड टेस्ट दे रहे थे। अब आप अपने आप को दोगे टारगेट्स। नाउ यू विल सेट टारगेट्स फॉर योर सेल्फ, यू विल सेट अ टाइम्ड प्रैक्टिस फॉर योर सेल्फ। सॉल्व 3 to 4 पैसेजेस अंडर 30 मिनट्स, अंडर 30 मिनट्स। आप अपने आप को 30 मिनट्स का टारगेट दोगे कि मुझे अपने 3 से 4 पैसेज 30 मिनट्स के अंदर अंदर सॉल्व करने हैं इन द मंथ ऑफ सितंबर। अटेम्प्ट सेक्शनल टेस्ट वीकली। आपने एक हफ्ते में लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स पूरा किया तो सैटरडे या संडे को बैठ जाओ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का टेस्ट देने। तो आपको देने हैं सेक्शनल टेस्ट ऑन वीकली बेसिस। स्टार्ट फुल मॉक्स वीकली। अब आपको जो आप 15 दिन में एक मॉक दे रहे थे, अब आपको एक हफ्ते में एक मॉक देना है, यानी कि जहां अगस्त मंथ में आपने सिर्फ 2 मॉक्स दिए, सितंबर मंथ में आपको देने हैं 4 मॉक्स, राइट। एनालाइज एरर लॉग, फोकस ऑन वीक प्रिंसिपल टाइप्स। आपने जो एरर लॉग बनाई होगी, जो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था, जो आपने प्रिंसिपल नोटबुक बनाई है उसके पीछे जो आपने एरर लॉग बनाई होगी, उस एरर लॉग को आपको रिवाइज करना है इन द मंथ ऑफ सितंबर टू एनालाइज दैट व्हाट ऑल सेक्शंस आर क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम फॉर यू, राइट। नाउ अक्टूबर, एग्जाम सिमुलेशन, फोकस ऑन एग्जाम स्टैमिना। अब आपको देखना है कि आपका एग्जाम पास आ रहा है, आपको ज़्यादा से यू हैव टू प्रैक्टिस more, you have to practice more and you have to practice as much questions as you can, as much questions as you can, right। daily 4 to 5 passages, strict timing। 4 to 5 पैसेजेस भी आपके कम है अगर आपके पास टाइम है, अगर आप ट्यूशन्स नहीं जाते हो, इफ़ यू आर गोइंग टू स्कूल एंड देन यू हैव द प्लेंटी ऑफ टाइम, देन एटलीस्ट सॉल्व 7 to 8 पैसेजेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। वीकली 2 फुल मॉक्स। अक्टूबर मंथ में 8 मॉक्स मिनिमम, 8 मॉक्स मिनिमम, फुल लेंथ। एवरी 3rd day 1 मॉक।
Special focus on elimination method and avoiding traps. Avoid emotional choices. Avoid emotional choices and use elimination method. Use elimination method. Right? Revise notebook principles every alternate day. Revise notebook principles every alternate day. Right? Now, for the month of November, when there is just 1 month left for your CLAT exam to happen, right? Only mock based preparation. अब आप कोई sectionals नहीं दोगे, अब आप दोगे full length mocks to determine whether you are able to complete 120 questions in 120 minutes. 120 questions in 120 minutes, right? 3 full mocks per week, deep analysis. अब आपको देने हैं 12 mock इस पूरे मंथ में, राइट? तो आप देखो आप कितने मॉक दे दोगे, 12 + 8 + 4 + 2, सो 20, एटलीस्ट 26 to 30 मॉक्स आप दे पाओगे इस स्ट्रैटेजी से. अगर आप अभी भी शुरू करते हो, विद इन 3 months यू विल बी एबल टू गिव 26 to 30 मॉक्स, विच इज़ नॉट लेस. रिवाइज ऑल प्रिंसिपल समरीज, रिड्यूस केयरलेस मिस्टेक्स. आपको अपनी केयरलेस मिस्टेक्स को अवॉइड करना है. टारगेट मोर देन 5 लेस एरर्स इन लीगल रीजनिंग पर मॉक. आपको 5 गलतियों से कम ही गलतियां करनी है पूरे लीगल रीजनिंग के सेक्शन में. 32 में से आपका 27+ स्कोर आना ही आना चाहिए. दैट शुड बी योर टारगेट. बिल्ड कॉन्फिडेंस. आई हैव सीन एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन. जब आप इतनी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके अंदर नवंबर के मंथ में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैंने हर तरीके का क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है. मेरे पास चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आई कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन विद अटमोस्ट फोकस एंड ग्रेस. सो यू विल हैव टू सी एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन ड्यूरिंग योर प्रैक्टिस, एंड दैट इज द कॉन्फिडेंस दैट यू हैव टू बिल्ड इन द मंथ ऑफ नवंबर, राइट? नाउ, हाउ टू बूस्ट मॉक स्कोर्स. एनालाइज, डोंट जस्ट अटेम्प्ट. यू विल हैव टू एनालाइज योर मॉक. आपको सिर्फ अटेम्प्ट करके नहीं छोड़ना है, आप स्पेंड करो डबल द टाइम रिव्यूइंग कंपेयर टू अटेम्प्टिंग. एरर टैगिंग सिस्टम. एरर 1 मिसरीड प्रिंसिपल. सारे एरर्स को टैग करो कि ये मेरे से गलती हुई है. एरर 2 मिसरीड फैक्ट. एरर 3 ओवर थिंकिंग, मोरालिटी बेस्ड. एरर 4 टाइम प्रेशर. यही 4 तरीके के एरर्स होते हैं, इनको नंबर दे दो. एरर 1, एरर 2, एरर 3. देखना आपको ये कितना हेल्प करते हैं इन सॉल्विंग योर सेक्शनल्स एंड द मॉक्स वेरी वेरी एक्यूरेटली, एंड आप आपके मॉक स्कोर्स को ट्रेमेंडसली इंक्रीज होता हुआ देखोगे. वीकली चेक विच एरर टाइप रिपीट्स, फिक्स इट, राइट? पैटर्न रिकॉग्निशन. मैनी प्रिंसिपल्स रिपीट विद स्लाइट मॉडिफिकेशंस. ट्रेन योर brain टू recognize them, right? टाइम एलोकेशन. नेवर स्पेंड मोर देन 35 minutes ऑन लीगल रीजनिंग इन अ मॉक. आपको 35 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाने हैं, वरना आपका पेपर 100% छूट जाएगा फॉर द क्लैट एग्जामिनेशन, राइट? फाइनल एग्जाम डे हैक्स. आपके फाइनल एग्जाम डे हैक्स क्या होंगे? अटेम्प्ट ईजी पैसेजेस फर्स्ट. उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आप डिफ़िकल्ट पैसेज की तरफ एक बहुत मोटिवेटेड स्पिरिट के साथ जाओगे, राइट? इफ़ कन्फ्यूज्ड, ऑलवेज गो बैक टू द प्रिंसिपल को दोबारा पढ़ो अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो. एलिमिनेट 2 ऑप्शंस क्विकली, इट सेव्स टाइम. डोंट ब्रिंग आउटसाइड लीगल नॉलेज, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस. एम 80%+ accuracy, 28 to 30 correct out of 30 to 32, right? If followed diligently, this plan ensures steady improvement. August में आपकी 70% more accuracy, November में speed plus accuracy 75 to 80%, October mock text stable, November में peak performance where your mock and legal reasoning becomes your strength, your mock scores increases in the month of November, right? नाउ लेट्स डू वन थिंग. मैंने आपको लीगल रीजनिंग की पूरी स्ट्रैटेजी बता दी, आपको कैसे स्टार्टिंग से लेके एंड तक सब कुछ सॉल्व करना है. तो एक लीगल रीजनिंग का पैसेज देखते हैं. लेट्स सॉल्व अ लीगल रीजनिंग पैसेज. सबसे पहले द प्रिंसिपल्स, द लीगल रूल्स जो हमें अपने फैक्ट्स पे अप्लाई करने होंगे. द लीगल रूल्स, राइट? A valid contract requires offer, acceptance, lawful consideration, capacity to contract and free consent. फर्स्ट प्रिंसिपल से हमें पता चल गया कि जो हमारा पैसेज है वो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड होने वाला है.
लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड होने वाला है। अब माइनर, ये हमारा ट्रिगर वर्ड हो गया, ये हमारा ट्रिगर वर्ड हो गया, ये हमें ध्यान रखना है कि ये पैसेज में पूछा जा सकता है। अंडर 18 years of age is not competent to contract and any agreement with the minor is void ab initio। माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, अगर उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो नल एंड ज़ीरो होगा। ये हमारा सेकेंड प्रिंसिपल हमें बता रहा है। थर्ड प्रिंसिपल, अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ एज स्टिल वॉइड बट द माइनर इज नॉट लायबल टू रीपे मनी और रीस्टोर गुड्स इफ दे आर ऑलरेडी कंज्यूम्ड। क्या बोल रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट माइनर के साथ अगर गलत एज बता के माइनर ने अपने आप को मेजर बताया और फिर भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड ही होगा, लेकिन माइनर को जो गुड्स उसने कंज्यूम किए हैं वो वापस देने के लिए नहीं बोला जाएगा। ठीक है, दिस इज द प्रिंसिपल्स। फैक्ट्स क्या हैं? रोहित अ 17-year-old बॉय अप्रोच्ड अ बाइक, माइनर हो गया, अप्रोच्ड अ बाइक डीलर एंड क्लेम्ड ही वाज 19। ये हमारा मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारा लग रहा है प्रिंसिपल 2 और यहाँ पे लगेगा हमारा प्रिंसिपल 3। ही परचेज्ड अ बाइक वर्थ 80,000 ऑन क्रेडिट साइनिंग एन अग्रीमेंट। तो यहाँ पे हो गया हमारा कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर, कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर जहाँ पे लग रहा है हमारा प्रिंसिपल 1, राइट। अ वीक लेटर रोहित मेट विद एन एक्सीडेंट एंड द बाइक वॉज completely damaged. The dealer demanded that Rohit pay the full amount, stating that he had misrepresented his age. Rohit refused. ठीक है, ये हो गया आपकी प्रॉब्लम, ये आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक की है प्रॉब्लम। ये हो गए आपके फैक्ट्स। अब आपको इस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, राइट। देखो चलो क्वेश्चंस देखते हैं। इज द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन रोहित एंड डीलर वैलिड? सोचो दिमाग में, टेक 10 seconds एंड थिंक अबाउट द आंसर। एब्सोल्युटली नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? बिकॉज हमने फर्स्ट प्रिंसिपल में पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर इज वॉइड इवन इफ मिस रिप्रेजेंटेड। येस बिकॉज रोहित मिस रिप्रेजेंटेड इज एज, नो, हमारे प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। येस बिकॉज रोहित साइंड एन अग्रीमेंट, नो। तो येस वाले तो दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब ये बचे हमारे पास सिर्फ 2 आंसर्स। नो बिकॉज रोहित इज अ माइनर, नो बट रोहित मस्ट कॉम्पनसेट सिंस ही लाइड। ये भी कोई सेंस नहीं बनता। सी बिकम्स आर राइट आंसर, राइट। कैन द डीलर रिकवर द कॉस्ट ऑफ बाइक फ्रॉम रोहित? कैन द डीलर रिकवर द कॉस्ट ऑफ बाइक फ्रॉम रोहित? प्रिंसिपल 3 याद करो, अगर कोई भी कंज्यूम किया गया है गुड तो माइनर से पैसा वापस नहीं लिया जा सकता। तो येस वाले दोनों ऑप्शंस एलिमिनेटेड। नो बिकॉज माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एब इनिशियो, नो बट रोहित पेरेंट्स आर लाइबल, पेरेंट्स के बारे में कोई बात ही नहीं हुई थी। तो सी बिकम्स योर करेक्ट आंसर। तो आप देख रहे हो बहुत सारे ऑप्शंस में आपके 3 ऑप्शंस भी कभी बार एलिमिनेट हो जाते हैं, आपको सीधा सीधा करेक्ट आंसर दिख रहा होता है, राइट। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। What if Rohit had sold the bike to a third party before the accident? Could the dealer claim it back? Right? What if Rohit had sold the bike to a third party before the accident? Before the accident, could the dealer claim it back? Yes, because ownership never passed it to Rohit. ये हो सकता है हमारा आंसर, right? नो बिकॉज थर्ड पार्टी इज प्रोटेक्टेड, ऐसा कुछ नहीं है। येस बिकॉज रोहित कमिटेड फ्रॉड, ऐसा भी कुछ नहीं है। नो बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट वॉज वॉइड, नो, एंड दैट इज वाई ए बिकम्स योर करेक्ट आंसर। ए बिकम्स योर करेक्ट आंसर, राइट। एंड हियर दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, हियर इज़ द थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड फॉर योर लीगल रीजनिंग, कि आप इतने तरीके से अपने पैसेजेस को सॉल्व कर पाओगे अगर आपको समझ में आ गया कि लीगल में इस तरीके से आपको चीज़ों को मूव अहेड करना है, राइट। So this was your whole strategy, your deep dive into the legal reasoning section from the very starting to the very end. How will you begin? How will you move ahead with the strategy for the 3 months, 1 year, everything. Now, if you have any doubts related to the legal reasoning in particularly in general, do let us know in the comment section. Till then, all the very best for your preparation. I'll see you in the next video. अपनी जल्दी से प्रिपरेशन शुरू कर दो, जितना जल्दी शुरू करोगे उतना आगे रहोगे लोगों से। एंड we are here for you. Do not forget to subscribe to our YouTube channel which is Ignites Law Academy YouTube channel. आपको बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारी वीडियोस ऐसी मिलने वाली हैं जो आपकी क्लैट जोड़ने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी. Do not forget to subscribe. जल्दी से ज्वाइन कर लो and I'll see you in the next one.